This strategy tries to find a crop variety which is superior to other variety of that crop. तो हम क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि कौन सी वैरायटी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, तो उसका हम यूज़ करते हैं। सुपीरियर वैरायटी कैन गिव बेटर यील्ड। तो जो सुपीरियर वैरायटी है वो हमको बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगी। सच वैरायटी नॉट ओनली इंक्रीज द यील्ड बट आर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू वेरिएंट प्लांट पैथोजेंस एंड ऑल्सो रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र्स। तो ये सब जो हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उन सब से भी प्रोटेक्शन होगी। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा प्रोडक्शन में। तो इसके लिए टेक्निक्स क्या यूज़ की जाती हैं? टेक्निक्स यूज़ टू प्रोड्यूस इम्प्रूव्ड वैरायटी। इसके लिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। इट रिफर्स टू अ प्रोसेस इन विच ओनली those plants are allowed to breed among themselves which are better and desirable characters। तो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है, उनको एक उन्हीं क्रॉप को हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो जो डिसिमिलर प्लांट्स होंगे उन सबको मिला करके एक प्लांट बनाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग क्रॉप जनरेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोनों प्लांट्स ग्रो करेंगे और कुछ उन दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाएंगी, तो उससे एक नया प्लांट भी जनरेट होता है। तो उसमें कभी कभी हम लोग को अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। तो इसमें क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं? इंटर वेरिएटेबल होता है। इसमें क्या होगा? बिटवीन टू वैरायटीज़। तो जब दो डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसके बाद क्या है? इंटर स्पेसिफिक। तो कुछ स्पेसिफिक होती हैं, जैसे कि अब वीट है तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांच होती हैं, उसमें वीट की भी वैरायटीज़ होती हैं, तो उनमें जो है हाइब्रिडाइजेशन किया जाए। उसके अलावा क्या है? जेनिक होगा। तो उसमें जैसे जब अलग अलग मतलब उसी के अंदर अलग अलग प्रजातियां और होती हैं, तो उसके अंदर अलग अलग कैसे किया जाए कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। इसके बाद क्या है? इंट्रोडक्शन टू फॉरेन जीन जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो अब फॉरेन जीन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अदर रशिया से या फिर अमेरिका इन सब से कुछ फॉरेन जीन्स के फॉर्म में हमको मटेरियल मिल जाता है, तो उसका यूज़ करके हम लोग प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं। विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ नाउ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस अ जीन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे? एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिला करके नया मटेरियल जनरेट करते हैं। दिस इंट्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट इन द इन्फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो इससे क्या होगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अच्छी क्वालिटी का आता है, और जो भी आएगा प्रोडक्शन वो अच्छा आता है। एम क्या क्या है इसके? एम ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो इसमें क्या है? हायर यील्ड। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिले, क्रॉप मिले। टू ऑब्टेन हाई यील्ड from crop under existing climate conditions is the most important aim of producing such varieties। इसके बाद सेकंड क्या है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिले हमें। टू इंक्रीज द साइज़ फ्लेवर एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन इकोनॉमिक प्रोड्यूस। यानी कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले, साइज़ अच्छा हो, फ्लेवर उसका अच्छा हो। क्वालिटी कंसिड्रेशंस में भी डिफरेंट इन डिफरेंट क्रॉप्स। क्वालिटी जो कंसिड्रेशन किया जाए वो भी अच्छा हो उसमें। फॉर एग्जांपल बेकिंग क्वालिटी इन वीट, प्रोटीन कंटेंट्स इन द पल्सेस, ऑयल क्वालिटी इन द ऑयल सीड्स, फ्लेवर एंड प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जो भी हमको मिले, जैसे कि वीट मिल रहा है तो उसमें बेकिंग क्वालिटी ज़्यादा हो। प्रोटीन जो है उसमें क्या हो? पल्स की जो पल्सेस होती हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा मिले। ऑयल सीड्स होती हैं उसमें ऑयल अच्छा मिले हमें। तो ये सब चीज़ें जैसे ही हमें क्वालिटी उसकी अच्छी मिले। टू डेवलप रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो क्रॉप्स जो हों वो ख़राब ना हो, इसके लिए भी क्या क्या किए जाते हैं? तो क्रॉप हैव लार्ज नंबर ऑफ पेट्स, इंसेक्ट्स, नैनो नेमटोड्स विच रिड्यूस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द यील्ड। तो ये सब क्या करती हैं कि
क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्दर मोर अबायोटिक फैक्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग ऑल्सो डैमेज द क्रॉप्स। अदर सैलिनिटी फैक्टर्स भी होते हैं, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इन सब से क्रॉप ख़राब जाती है। तो इन सब के लिए हम रेजिस्टेंस कुछ करते हैं। इसके अलावा क्या है, टू चेंज रिड्यूस द मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम किया जाए, क्योंकि कुछ क्रॉप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। सम क्रॉप्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मैच्योरेशन। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप वेराइटीज़ विच हैव शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड। तो कम टाइम में हमें प्रोटेक्शन मिल जाए। विच विथ सच वेराइटीज़ वी कैन गो फॉर डबल और मल्टीप्लाई क्रॉपिंग इन द सेम फील्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डबल प्रोडक्शन मिले, तो उसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं, तो वो हमारा एम है इसमें। इसके अलावा क्या है, टू डेवलप डिज़ायरेबल एरोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो अच्छी क्वालिटी मिले, जैसे लौकी है तो लौकी थोड़ी बड़ी आजकल आने लगती है, तो वो उस टाइप की मिले। गन्ना है तो गन्ने का साइज़ भी बड़ा हो, ठीक है। तो ये सब जो शुगर केन वगैरह, इन सब की देखा जाता है कि साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस किए जाते हैं। टू इंश्योर वाइडर एडेप्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप, वाइडर एडेप्टेबिलिटी की जाए, टू डेवलप चेंजेस इन विच कैन मेक द क्रॉप फिट फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन। तो ऐसी वैरायटीज़ क्रॉप की जनरेट की जाए जो कि हर इन्वायरमेंट कंडीशन में फिट बैठे। या फिर हम जैसे भिंडी है या कोई भी वेजिटेबल है, तो ये सब क्या है कि हर टाइम पर हमें मिल सकें, तो इसके लिए अलग अलग अडेप्टेशन किए जाते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या होता है, इसके लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है। बट मोस्ट ऑफ फार्मर्स हैव पुअर रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। दे ऑल्सो हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, लैंड्स भी उनके बहुत कम है। सिंस द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ फॉर बेटर क्रॉपिंग आर कॉस्टलियर, मेनी फार्मर्स यूज़ ओल्ड एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड देयरफॉर द क्रॉप यील्ड रिमेन्स लोअर। तो फार्मर्स जो हैं वो जो भी यूज़ करते हैं वो पुराने उनके ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशन पुराने तरीके से यूज़ करते हैं, और ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज़ बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। तो सो इनपुट परचेजिंग पावर टू बाय मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ किसान नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ज़्यादा अच्छा। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, डायरेक्टली डिटरमाइंस द क्रॉपिंग टेक सिस्टम एंड प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिसेस। तो परचेसिंग पावर जो है इसके लिए बढ़ाई जा रही है। सो टू इम्प्रूव एंड मैनेज आवर क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम वी हैव टू फोकस ऑन चीपर एंड द फार्मर फ्रेंडली अप्रोचेस। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लोग जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो फ़ॉरेन से अगर मंगा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे कि ये सस्ता करेंगे और फार्मर फ्रेंडली अप्रोच यूज़ करेंगे। दीज अप्रोचेज इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इरिगेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। तो इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट हो, यानी कि जो हमको क्रॉप मिलेगी उसमें न्यूट्रिएंट अच्छा होगा, और अलग अलग वैरायटीज़ होंगी, क्रॉप का पैटर्न अच्छा मिलेगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है, इसमें क्या होता है कि जब जो भी हमें न्यूट्रिएंट मिले उसकी क्वालिटी अच्छी हो। वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फूड और कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। Since plants are autotrophs, they can utensile utilize inorganic minerals as nutrients। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद अपना खाना बना लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स को as nutrients, as it means they do not need carbohydrate, protein, fat and vitamins etc as nutrients। तो उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब नहीं चाहिए होता है, बल्कि वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर है और सनलाइट है, इन सब का यूज़ करके वो लोग अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। तो देयरफॉर द फूड ऑफ द प्लांट्स इज़ कंपोज्ड ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स और मिनरल्स।
प्लांट्स जो होते हैं वो किन से बने होते हैं, सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स से बने होते हैं। These nutrients are supplied to plant by air, water and soil. तो ये सब किससे मिलता है उनको, एयर, वाटर और सॉइल से मिलता है। The plant contains about 40 different types of elements. तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें करीब 40 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। Some of them are indispensable or essential for the normal growth and development, and remaining ones are non-essentials. तो कुछ जो होते हैं उसमें इसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए और कुछ उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। It has been found that 16 elements are the most important essential for the growth and development of the plant. तो प्लांट की ग्रोथ के लिए करीब 16 एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, कॉपर एंड क्लोरीन। तो ये 16 एलिमेंट्स, ये सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से 16 एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं प्लांट के लिए। आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन एंड कार्बन कम्स फ्रॉम एयर। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन जो होती है वो एयर से मिल जाती है। हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड रिमेनिंग 13 एलिमेंट कम फ्रॉम सॉइल। तो हाइड्रोजन जो है वाटर से मिल जाता है और 13 एलिमेंट्स जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। आउट ऑफ 13 न्यूट्रिएंट्स विच कम फ्रॉम सॉइल 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, दे आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो 6 जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में चाहिए और 7 जो होते हैं वो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। जैसे कम क्या चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब कम चाहिए होते हैं। तो इसकी एक टेबल बनी हुई है, ये टेबल भी आप लोग बना लेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसी पर वो डिपेंड करेंगे। इन सॉइल विच आर डिफिशिएंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स द क्रॉप यील्ड इज़ वेरी पुअर। अगर सॉइल में ये सब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो क्या होगा कि प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा नहीं हो पाएगा। So to increase crop yield we have to maintain the optimum supply of these nutrients। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, लगातार हमको ऑप्टिमम सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है। To enrich the soil with these nutrients we can use manures and fertilizers। तो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें मैन्योर्स, खाद वगैरह है और फर्टिलाइज़र्स हैं, इन सब का यूज़ करना होता है। तो इसमें क्या क्या अलग अलग वेराइटीज़ हैं ये देख लेते हैं। मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, तो मैन्योर्स क्या क्या है, मैन्योर्स कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स बट दे हैव अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। तो जो हम लोग मैन्योर्स यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज अमाउंट होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस ज़्यादा होता है। सो दे आर रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू सॉइल। मैन्योर्स आर वेरी यूज़फुल टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्योर सच एज फार्मयार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर्स एंड वर्मी कंपोस्ट। तो अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं मैन्योर्स की। कुछ होंगे जो मैन मेड होंगे, कुछ जो होंगे वो इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं। तो इस बेसिस पे अलग अलग वेराइटीज़ में डिफाइन किया गया है। मैन्योर्स इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉलोइंग 3 वेज। तो ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ये सब लोग कॉपी में लिखेंगे कि मैन्योर्स जो हैं वो कैसे क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे। They enrich the soil with essential nutrients, but manures are required in large quantity since they contains only a small amount of nutrients। तो manures क्या करते हैं, ये इनरिच करते हैं सॉइल को, यानी कि सॉइल के जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उन सबको क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाते हैं मैन्योर्स की वजह से। बट मैन्योर्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी सिंस दे कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मैन्योर्स में भी बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसके लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मैन्योर्स का यूज़ करेंगे तब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। मैन्योर्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस टू द सॉइल। तो मैन्योर्स क्या करते हैं, वो ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इसका यूज़ करते हैं। दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इससे क्या होती है, फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंड सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है।
In clay soil, the large amount of humus, organic matter, avoid any water logging and helps in the proper drainage. तो जो क्ले सॉइल होती हैं वो क्या करती हैं, वो पानी जैसे मिलता है पूरी तरह सोख लेती हैं, तो वाटर लॉकिंग नहीं करती हैं। तो वो जो होती हैं वो हेल्प करती हैं प्रॉपर ड्रेनेज करने के लिए, यानी कि सॉइल के अंदर पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जब चाहिए होगा तो प्लांट से ले सकता है। द ऑर्गेनिक मैन्योर्स प्रोवाइड फूड फॉर सॉइल ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होंगे वो कौन से होंगे, जो भी हमने खाद वगैरह यूज़ की है, गोबर की खाद वगैरह ज़्यादातर होती है ये, तो इसमें क्या होते हैं, ये प्रोवाइड फूड फॉर द सॉइल ऑर्गेनिज्म, तो सॉइल के लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द प्लांट, तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स इससे मिल जाता है। अब इस बेसिस में अलग अलग बनाया गया है। तो पहला कैसा है, फार्म यार्ड मैन्योर्स हैं, द मैन्योर विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मटेरियल टेकन फ्रॉम अ कैटल शीड, दिस इज़ कॉल्ड द फार्म यार्ड मैन्योर्स। जो कैटल शीड से हमें मिलता है, यानी कि हमको कहाँ से मिलता है, एनिमल्स वगैरह से मिलता है, तो उसको हम क्या करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर्स कहते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर्स इज़ डीकम्पोज्ड मिक्सचर कैटल एक्स्ट्रा, तो इसमें जो गाय की गोबर है और यूरिन्स वगैरह हैं वो सब का यूज़ किया जाता है, अलॉन्ग विद द लिटिल ब्रीडिंग मटेरियल यूज्ड एज नाइट अंडर कैटल एंड लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मैटर सच एज रफेज और फोल्डर। तो इसको क्या कहता है, नाइट में रख दिया जाता है, तो हाई मतलब कि रखा जाता है, तो थोड़े टाइम के बाद जो है वो अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। These all these materials are collected every day from the cattle shed and are stored in the pit। तो इनको जो अलग अलग कैटल शेड होती हैं वहाँ रखा जाता है। ग्रेजुअली इन 1 to 2 months द मैटर गेट्स डिकम्पोज्ड, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं वो उस पर आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सब उसमें और डेवलप कर देते हैं। तो वेल डेवलप्ड FIM कंटेंस अबाउट 0.5 नाइट्रोजन, तो उसमें नाइट्रोजन आ जाती है, 0.2% फास्फोरस होता है, 0.5% पोटेशियम ऑक्साइड, तो ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और इसका यूज़ जब सॉइल में करते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसके अलावा कंपोस्ट खाद होती है। कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फार्म एंड टाउन वेस्ट सच एज वेजिटेबल्स, एनिमल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, क्रॉप्स स्टूबल, स्ट्रॉ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो वेस्टेज होते हैं एनिमल और वेजिटेबल्स के वेस्टेज होते हैं उन सब का यूज़ करके कंपोस्ट फॉर्म में बनाया जाता है। Process of preparing compost is called composting. It is a biological process which improves the activity of aerobic as well as anaerobic microorganisms। तो जो भी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिस्पायरेशन करते हैं या फिर ये ऑर्गेन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी करते हैं, तो वो सारे बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं उन सबको कंबाइन करके हम एक कंपोस्ट खाद जो मैन्योर्स हैं उन सबको डेवलप करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग टेक्स अबाउट 3 to 6 मंथ। तो ये मैन्योर्स बनाने में कितना टाइम लगता है, 3 to 6 मंथ का टाइम लग जाता है। कंपोस्ट दैट इज़ प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम फार्म वेस्ट इज़ कॉल्ड फार्म कंपोस्ट। तो जो फार्म से मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म वेस्ट, फार्म कंपोस्ट कहते हैं। तो इसके लिए मेथड गिवन है, ये मेथड आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या मेथड दिया हुआ है। इसके अलावा क्या वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट माने इसमें जो है जैसे केचुए वगैरह का यूज़ करते हैं सॉइल में, तो उससे क्या होते हैं, केचुए जो होते हैं वो जब सॉइल में जाते हैं तो वो ऐसे चलते हैं कि सॉइल जो होती है वो उसकी लेयर्स जो होती हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं, तो उसमें जो सॉइल के अंदर एयर जो होती है वो फिर डिकम्पोज नहीं हो पाती है, जैसे ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सारी चीज़ें सॉइल्स में मिक्स हो जाती हैं। कंपोस्ट can also be prepared for by the earthworms. Earthworms are also known as farmers friendly। तो earthworms का यूज़ किया जाता है, earthworms जो होते हैं वो कैसे होते हैं, farmers friendly होते हैं। तो क्या करते हैं कि as they feed on soil and make the soil
फ्लोरस, तो सॉइल जो होती है इससे अच्छी हो जाती है। अर्थवॉर्म्स फेड ऑन द सॉइल, द अनडाइजेस्टेड सॉइल इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थवॉर्म्स। तो सॉइल को ये लोग खाते हैं, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं सॉइल को ही खाते हैं, और जो वेस्ट इनसे निकलता है वो यूज़फुल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्म कास्टिंग। तो वर्म कास्टिंग फॉर्म में ये लोग वेस्ट निकालते हैं। इट इज़ वेरी रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो इन द न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर्स काफ़ी मात्रा में इसमें प्रेजेंट होता है, काफ़ी क्वालिटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ऑल्सो इन द न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे होते हैं। इट इज़ देयर फॉर नोन एज द वर्मी कंपोस्ट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद हम लोग ग्रीन मैन्योर का भी यूज़ करते हैं। तो ग्रीन मैन्योर्स में क्या क्या होते हैं, इसमें जो विच आर ग्रोन इन द फील्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। तो फिजिकल स्ट्रक्चर और सॉइल के बढ़ाने के लिए और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम ग्रीन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ग्रीन मैन्योर्स बनाया जाता है। तो इसमें कुछ प्लांट होते हैं जिनको स्पेशली खाद के लिए बनाया जाता है। तो उसमें कौन कौन से नाम हैं, ये नाम आप लोग लिख लेंगे। सनहीप जो होता है ये, इसके अलावा क्या है, डेंचा है, धैंचा, अनगौर। तो इन तीन का यूज़ किया जाता है, 3। तो इन प्लांट्स को केवल इसलिए ग्रो किया जाता है कि ये मैन्योर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। द ग्रीन मैन्योर्स इज़ ग्रोन इन द फील्ड फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स अप टू फ्लावरिंग स्टेज। तो ये जो है 6 to 8 वीक्स में जो है वो फ्लावरिंग स्टेज में आ जाते हैं। देन इट इज़ कट ड्रॉन and left buried in the field for about 1 to 2 months. During this period, plants become completely decomposed and add organic matters and nutrients to the soil. तो करीब इन सबको काट दिया जाता है, फिर उसके बाद सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है। तो उसके थ्रू क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर्स के फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सॉइल को चाहिए होते हैं वो सब प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद क्या है कि फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स जो मैन मेड होते हैं वो केमिकली फॉर्म में होते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स आर ए केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रीमली रिच इन द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बट दे कंटेन्स लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होते हैं। फर्टिलाइज़र्स आर मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय द कंबाइनिंग वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कमर्शियल बेसिस पे बनाए जाते हैं कि जितने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर दिए जाएँ उतना ज़्यादा सही है। Since fertilizers contains a very high amount of chemical nutrients, they are used in a small quantity. तो इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा मिले होते हैं इसलिए इनको कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। और फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली इनरिच द सॉइल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम ये होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस बेसिस पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कहेंगे, फास्फोरस जिसमें ज़्यादा होगा उसको फास्फोटिक फर्टिलाइज़र कहेंगे, जिसमें पोटेशियम होगा उसे पोटेशिक फर्टिलाइज़र कहेंगे, और जिसमें कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें मिक्स हैं। व्हेन अ फर्टिलाइज़र कंटेन एटलीस्ट 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स, तो इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र कहेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे अलग अलग फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र्स तक अब कंप्लीट हो गया है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंस ये लोग आप लोग कॉपी में लिखेंगे। हाँ, कल आना है स्कूल। तो कल तो क्लास होगी नहीं तुम लोग की। अब हमें पता नहीं है, क्लास शायद नहीं होगी कल। कॉपी में आज का जो काम है वो ये है कि सबसे पहले क्रॉप वैरायटी, ये जो इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड है, ये जो डायग्राम बना है पेज नंबर 441 पे, वो एक बनाना है। उसके बाद सेकंड क्या है, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। तो सोर्स क्या क्या हैं वो उसकी जो टेबल बनी है ये बनाना है।
इस इसके बाद क्या करना है कि जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स में डिफरेंस है वो लिखना है, बस यही 3 काम है। क्या चीज़? ये बनाना नहीं है, इसको पढ़ लेना है बस। ये मैंने छोड़ा है ना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, इसलिए मैंने छोड़ा है। नहीं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं बनाना है, केवल मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस लिखना है बस। ठीक है, वेलकम।